भोजली कब मनाया जाता है? ये तृतीया है कि प्रथमा है ना? इसमें क्वेश्चन में आप तृतीया लिखी है, उसमें है क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन था? हम्म हम्म हाँ, प्रथमा को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन अगर पूछा गया होगा, आंसर लिया गया है ना? कभी कभी व्यापम पीएससी ऐसा हरकत कर देता है। ठीक है। हाँ, कजरी त्योहार भी है। कजरी त्योहार नहीं बताया था क्या? कृष्ण पक्ष के ही आसपास है वो भी। कब था कजरी त्योहार? हाँ, भोजली को ही ऐसा। हम्म लड़के लोग कहाँ गए? बॉयज होमवर्क नहीं के लिए नहीं आए, या फिर सीजीपीएससी कितना हल्के में नहीं लेना है ना, तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। लोग यहाँ 6 महीना 7 महीना तैयारी करके निकाल देते हैं। अभी एक मेरी फ्रेंड है, कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, उसका मेंस में 67th रैंक अभी लाई है मेंस में। इंटरव्यू उसका अच्छा जाएगा, टॉप 10 के अंदर रहेगी, है ना? क्या? बिलासपुर की है, बिलासपुर। प्रीति चंद्राकर। देखना 2-3 महीने बाद इंटरव्यू वगैरह उसका मिलेगा। इंटरव्यू होने के बाद टॉप 10 में पहुंच जाएगी वो, डीसी मिल जाएगा उसको। किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार? हरेली कौन से माह में मनाते हैं? सावन। हाँ। कृषि उपकरण की पूजा कौन से त्योहार में करते हैं? हरेली। देखो, हरेली के बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना? हरेली के बारे में और बहुत कुछ मैं बताया था ना। है ना, और क्या बताया था? हम्म, जादू टोना का त्योहार, सवनाही बनाते हैं, ऐसे कुछ बताया था ना, याद है ना? ऑनलाइन वाले लिखते हैं कि नहीं जी? बोलता हूँ उसको। यस सर। लिखते हैं ना? ठीक। मातर त्योहार कब मनाते हैं? हम्म मातर त्योहार तृतीया को होता है ना? मतलब क्या था, शुक्ल पक्ष कौन सा महीने का? कार्तिक। कार्तिक माह का। हाँ, कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष तृतीया, वही लिखा है ना? हम्म। तो जैसे टाइप को चार्ट बना करके आपको बताया हूँ ना ऐसे, तो उसमें अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो हिंदी कैलेंडर है उसके साथ, तो थोड़ा सा हो सकता है मिसमैच कहीं कहीं पे हो, लेकिन मैं जैसे बताया हूँ वैसे ही आपको मान लेना है। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई महीना 28 दिन का होता है, तो कोई 31 दिन का होता है, लेकिन हम तो जो ऐसा बना है उसमें पूरा पूरा मैं 30 मान लिया हूँ, है ना? ऐसे। तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, जैसे है वो है ना, उसी हिसाब से याद रखना है, उसे नहीं याद होगा। कमर छठ का त्योहार कब मनाते हैं? भाद्रपद में सर। ठीक है, भाद्रपद में कब? हाँ, छठ है। कृष्ण हाँ, पक्ष। कृष्ण पक्ष का छठवां दिन। ठीक। तो
भादो में ही मतलब भाद्रपद में ही बहुत सारे त्योहार हम लोग देखे थे ना। प्रथमा को क्या देख लिया, होली देखे, सॉरी क्या, हरेली, भोजली, ठीक है भोजली। उसके बाद हाँ बहुरा चौथा, फिर छठ पे क्या, हल षष्ठी, है ना, कमर छठ। उसके बाद क्या था, कृष्ण जन्माष्टमी। फिर उसके बाद हाँ ठीक, और क्या था उसमें, तीज था, है ना, तीजा। तीज किसके लिए बनाते रखते हैं, ठीक है, पति की लंबी आयु के लिए। गौरव विवाह कब होता है, दीपावली, ठीक है। और एक और क्या देखे थे, पुत्रा पुत्री विवाह, अक्षय तृतीया, ठीक। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक, उदयन। सिरपुर का लक्ष्मण, सॉरी सिरपुर में कौन सा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के पांडु वंश मोखरी राजकुमारी वासुटा से विवाह किसने किया था, हर्षगुप्त ने। हर्ष। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है, ऐसे पूछा गया है, ईंट से, ठीक है, लाल ईंट से हुआ है ना। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, किससे निर्माण हुआ है, ईंट से हुआ है, पत्थर से हुआ है, किससे हुआ है, ऐसा टाइप का, लाल ईंटों से ऐसे। ये क्या है, कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी, तिवर्धन, ठीक है। क्या बताया था, सकल कोसलाधिपति ऐसे बताया था ना। तब कोसलाधिपति हो चाहे फिर सकल कोसलाधिपति हो, क्या रहेगा, तिवर्धन, महाशिव तिवर्धन। तिवरा और सकल ऐसे कुछ बताया था। 3-4 बार देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वैन सॉन्ग छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ आया था, मल्हार और, हाँ, सिरपुर और मल्हार से। अच्छा क्वेश्चन था क्या उसमें, प्रैक्टिस किया था उसमें। मैं क्या क्या लिखाया था, मैं सिरपुर और मल्हार बस लिखाया था ना, रतनपुर भी है क्या, अच्छा ठीक है, देखना उसको ना, हो सकता है मेरे छूट गया होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास को स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं, हाँ बालार्जुन महासुगुप्ता बालार्जुन के काल का। छत्तीसगढ़ काशी किसको कहते हैं, खरत को कहते हैं। चलो ठीक है, जब तक वैसे क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन लिखने के बाद पता चलता है कि नहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, इतने में निकल जाएगा, इतना लेवल काफी है, ऐसा टाइप का। तो क्या पढ़े आज, मानसून, इंडिया का मानसून पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़े हैं, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़ लिए हैं आप लोग, पढ़े हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं ना, पहले तो पढ़े होंगे। याद नहीं है, आप लोग को याद है ना, इंडिया का मानसून याद है कि नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसे कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है, रेनफॉल जो होता है कहाँ पे होता है,
बताइए कहाँ होता है? हमारे जो भारत है या फिर छत्तीसगढ़ है, उसमें जो मानसून है वो कौन सा किस प्रकार का मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, ये पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं? कैसे, मतलब कहाँ से आ रहे हैं साउथ वेस्ट जो मानसून हम बोल रहे हैं? इस प्रकार से साउथ वेस्ट मानसून। तो मैं साउथ वेस्ट मानसून बोल रहा हूँ, मतलब इसको कहाँ से ले जाऊं? इधर से इधर ले जाऊं कि इधर से इधर लाऊं, इधर से इधर लाऊं, कहाँ लाऊं? किधर, इधर से? ठीक। तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हमारे भारत में या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में जो मानसून है वो किस प्रकार का मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून है ना? ये क्या है? साउथ वेस्ट मानसून है। इसको कैसे बनाना है आपको? ध्यान रख, मतलब पीछे को इसको पकड़ना है ऐसे। इधर क्या है? साउथ है, इधर क्या है? वेस्ट है ना? ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ है। देखो छत्तीसगढ़ का मानसून में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको 10 मिनट में खत्म कर दूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मानसून में सिर्फ ये है कि छत्तीसगढ़ का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है, औसत वार्षिक वर्षा, वो 129 सेंटीमीटर, इतने बारिश हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। एवरेज रेनफॉल ये है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि इधर से जो साउथ वेस्ट मानसून जा रहा है ये दो भाग में बढ़ जाएगा ऐसे। एक भाग इधर जाएगा बंगाल की खाड़ी से और दूसरा भाग यहाँ पर अरब सागर से जाएगा, है ना? दो भाग में ऐसे बढ़ जाता है ना। भारत में आने वाली जो मानसून है वो ये एक इधर ऐसे निकल जाएगा, सीधा जाकर के मेघालय में टकरा करके वहां पर मौसम राम में सर्वाधिक वर्षा कराएगा। और दूसरा चीज इधर वाला ये है, मतलब ये दो ब्रांच में से बढ़ जा रहा है, एक इधर एक इधर। इधर क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट है, जानते हैं कि नहीं? है ना, पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। इससे टकराने के बाद ये जो मानसून है धीरे 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 इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ेगा ऐसे, आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, इसको ऐसे पार नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ेगा, फिर यहाँ पर इसको जैसे ही थोड़ा सा बीच में गैप मिलेगा, मतलब यहाँ पर अपन विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज देखते हैं ना, तो वहां पर जब गैप मिलेगा तो अंदर ऐसे घुस करके ऐसे इस प्रकार से मानसून अंदर जाएगा और हमारे छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा, कुछ ये वाले हिस्से में हल्का फुल्का क्या करा देगा? बारिश कराएगा ऐसे। तो इधर से अगर हम देखें तो मात्र 10% ही बारिश हमारे छत्तीसगढ़ को इस वाले शाखा से मिल पा रहा है, मतलब इस वाले ब्रांच से, मतलब अरब सागरी शाखा से मात्र कितना प्रतिशत? 10% बारिश हो पा रही है। लेकिन अगर हम देखें इधर से, अब ये जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट बीच बीच से कटा छटा है और इसका ऊंचाई भी बहुत कम है, तो ये वाली जो शाखा से जो मानसून इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये अंदर घुस करके ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा और छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, इसके आसपास वाला क्षेत्र जो भी है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है, सभी जगह पे क्या कराएगा? बारिश कराएगा। मतलब इस वाले शाखा से अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में तो कितने प्रतिशत वर्षा होगी? 90। ठीक, ऐसा कुछ है। ये वेस्टर्न घाट में इसके वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है ना, मात्र इधर से 10%, इधर से 90। अगर ये नहीं रहता तो ज्यादा होता, लेकिन इतना है। तो हमको दो चीज मिल गया, क्या? एक तो औसत वार्षिक वर्षा और दूसरा क्या? कितने प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में किधर किधर से बारिश होती है वो। हाँ, और तीसरा चीज हम लोग क्या देखें कि छत्तीसगढ़ में जो बारिश होती है वो क्या है? वो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है। ठीक है।
चलो कुछ पॉइंट है मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखना है ना। पहले चीज तो आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ठीक, और ये सब पढ़े हैं कि नहीं। लैटिट्यूड है ना, अक्षांश है ना, मतलब ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूड को नहीं बोलेंगे, लैटिट्यूड क्या करता है, मतलब जलवायु को, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है ना। तो इसको लिख लो, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट्स, फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिखिएगा, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला इसमें अक्षांश, लैटिट्यूड, क्या अक्षांश रहता है, ठीक है। ये जो हमारा भारत है, इसमें इस प्रकार से जो ये अक्षांश रेखा है ना, इस पर भी डिपेंड करता है क्लाइमेट। मानकर चलो हमारा भारत यहाँ पर है, यहाँ पर ना होकर के हम यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ का जलवायु, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, कुछ दूसरा होता है ना, कुछ दूसरा होता है। तो ये अक्षांश रेखा क्या कर रहा है, अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा में लिखेंगे हिमालय रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला। जैसे इस प्रकार से हमारा भारत है ना, ऐसे भारत, तो यहाँ पर ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के होने की वजह से इधर से ठंडी ठंडी जो हवाएं आती हैं इस प्रकार से, है ना, सेंट्रल एशिया साइड से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है, उसको हिमालय पर्वत क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है ना। वरना ये ठंडी ठंडी हवाएं हमारे भारत तक पहुंच जाए तो, है ना, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बदल जाएगा, तो दूसरा रहता। तो ये भी है, तो दूसरा क्या लिखे हैं, दूसरा में क्या लिखे हैं, हिमालय। ठीक है, तीसरा में लिखिए समुद्र तट से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट। समुद्र तट से जो दूरी है वो भी क्या करता है, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम समुद्र किनारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुंबई में मान के चलो हम हैं, और यहाँ पर महाराष्ट्र के कहीं पर इस प्रकार से बीच में एक और आदमी खड़ा हुआ है ना, दो आदमी यहाँ पर इस प्रकार से हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं रहेगा। गर्मी के दिनों में ना तो ज्यादा गर्मी लगेगा, और ठंडी के दिनों में ना तो ज्यादा ठंडी लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जानते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को, पता है ना। लेकिन यहाँ पर आप रहेंगे तो, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर कोई इंसान है तो इसको गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, और ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा ठंडी लगेगा। ऐसा होता है। जैसे रेगिस्तान में मान चलो कोई इंसान को खड़ा कर दो, रात में इतना ठंड पड़ेगा, ठंड से वो कुकड़ के मर जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। दिन में इतना ज्यादा गर्मी पड़ेगा कि स्किन जल जाएगा, ऐसा होता है ना। गर्मी के दिनों में देखोगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार पता नहीं कितना 57 चला गया था शायद ना, ऐसा कुछ है। तो समुद्र तट से हम जैसे जैसे इस प्रकार से दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। समुद्र के तट के पास रहेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कम रहेगा। ठीक है, अपने शब्दों में इसको लिख लो।
है ना, तापांतर लिखेंगे उसको। समुद्र तट में तापांतर बहुत कम होता है, समुद्र तट से दूर जाते जाएंगे तापांतर बढ़ते जाता है। ठीक है, बोलना पड़ेगा, लिख लेंगे, लिख लिए ना। अगला पॉइंट लिख लो, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, है ना, 3 पॉइंट यहाँ पर लिख चुके थे। है ना, तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, समुद्र तट से दूरी लिख चुके हैं ना। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, है ना, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है, कम होता जाता है ना। तो ये है। अगला लिख लो, उच्चावच लिख लो। उच्चावच मतलब कि टोपोग्राफी, है ना, टोपोग्राफी। इसके अलावा लिख लो जेट स्ट्रीम लिख लो, जेट फ्लो। जेट फ्लो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, और साउथ वेस्ट मानसून। पश्चिमी विक्षोभ को बताऊं मतलब क्या होता है, ठीक। आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े तो होंगे ना, पढ़े हैं ना, याद नहीं आ रहा है। हम्म, देखो क्लाइमेट एक ऐसा चीज है, सॉरी यह जो मानसून हम लोग अभी देखेंगे भारत का, और इसके अलावा क्लाइमेट भी बोल दो, ऐसा है कि इसमें व्यापम पीएससी जितना डीप में चाहे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, और ऐसा भी है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। छत्तीसगढ़ का मानसून वगैरह से क्वेश्चन पूछता है तो एकदम एक लाइन का क्वेश्चन रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा डीप में क्वेश्चन पूछ देता है कि नहीं बनता है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले के एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में वर्षा कहाँ से होती है, साउथ वेस्ट मानसून, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन, है ना, ऐसा होता है। इस वाले जोन को क्या बोलते हैं, ये लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक का कुछ ऐसा एरिया है, क्या बोलते हैं इसको। उष्ण कटिबंध। ठीक, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, है ना, ट्रॉपिकल के बाद क्या रहेगा, सब ट्रॉपिकल रहेगा। है ना, ये उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, उप और उष्ण से बना हुआ है, उपोष्ण। सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। हमारा भारत कहाँ है,
उष्ण कटिबंधी में है, उपोष्ण कटिबंधी में कहाँ है? ठीक, हमारा भारत कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आता है ना, कुछ हिमालय इस प्रकार से यहाँ पर है ऐसे। ऐसे कुछ आता है। हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ आता है, किस में आता है? ट्रॉपिकल में आएगा, सब ट्रॉपिकल में आएगा, किस में आएगा? किस में आएगा? ट्रॉपिकल में आएगा। 23.5 डिग्री के जो अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखा मतलब कि सॉरी कर्क रेखा आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कितने को बोलते हैं? 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा उसको बोलते हैं। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह से गुजर करके जाती है? ठीक, और हाँ, और ठीक। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो रेखा, ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ को दो भाग में बांट रही है, ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा और नीचे वाला बाकी ये वाला हिस्सा। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ कहीं पर इस प्रकार से होगा। छत्तीसगढ़ का ज्यादातर हिस्सा किस में आ रहा है ना, ट्रॉपिकल में आ रहा है, उष्ण कटिबंधी में आ रहा है, उष्ण कटिबंधी। इसीलिए हम छत्तीसगढ़ का अगर पूछा है ना आपका, छत्तीसगढ़ का मानसून किस प्रकार का है, तो क्या बोल सकते हैं? उष्ण कटिबंधी। ठीक है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल मानसून ऐसे कह देंगे, है ना, ये आया है एग्जाम में। ठीक, चलिए इसके बाद ये वाला जोन को टेम्परेट जोन बोलते हैं, है ना, शीतोष्ण कटिबंधी कहलाता है ये। टेम्परेट जोन, अच्छा, ठीक, शीतोष्ण कटिबंधी। तो हमारे छत्तीसगढ़ शीतोष्ण कटिबंधी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, हमारा भारत आ रहा है क्या? भारत का कुछ हिस्सा ऊपर वाला है ना, जो लद्दाख वाला रेंज है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला रेंज है, वो वाला कुछ हिस्सा हल्का फुल्का शीतोष्ण कटिबंधी के अंतर्गत आ रहा है, जहाँ पे शीत, शीत मतलब कि ठंडी है ना, ठंडी बहुत ज्यादा रहता है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा भारत का ज्यादातर हिस्सा उष्ण कटिबंधी में आता है, थोड़ा बहुत उपोष्ण कटिबंधी में आता है, ये हम कहेंगे, है ना। ऑप्शन में अगर तीन और है तो क्या लेना है? उष्ण कटिबंधी लेना है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन लेना है। और लास्ट वाला है इधर फ्रिजिड जोन बोलते हैं इसको, है ना। ये थोड़ा सा इसको और चौड़ा कर लीजिएगा, इसको आप, है ना, इतना कर लो ऐसे, ये वाला पूरा हिस्सा ऐसे मानकर चलो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधी है। ऐसे, ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधी। और लास्ट वाला को बोलते हैं शीत कटिबंधी, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कहलाएगा शीत कटिबंधी, फ्रिजिड जोन कहलाता है ये। शीत कटिबंधी, ठीक हो गया।
अब आपको ये पता है कि हमारा पृथ्वी थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक, इस प्रकार से हल्का सा टिल्ट है ना, थोड़ा सा झुका हुआ है, ऐसे टेढ़ा है, पता है कि नहीं? ठीक है ना, ये करीबन देखा है तो 23.5 डिग्री की इस प्रकार से हल्का से झुका हुआ है, इसको होना चाहिए ऐसे सीधा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है वो झुका हुआ है, ऐसे कुछ है। यहाँ पे ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये मकर रेखा है, ये जानते हैं कि नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सब पता होगा। बीच वाला क्या है? इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, ऐसा इसको बोलते हैं, ऐसा टाइप का है ये। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो सूर्य है ना, सूर्य अगर इस प्रकार से हम बनाए तो सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत कब कहाँ पर रहता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जिस समय हमारे भारत में गर्मी, हमारा भारत कहाँ पर रहेगा, है ना, यहाँ पर हमारा भारत है, ठीक, ऐसे हमारा भारत कर्क रेखा के आसपास में है कि नहीं? तो जून जुलाई के जब महीना होता है, मई जून का जब महीना रहता है, तो हमको पता है कि हमारे भारत में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, मतलब सूर्य कहीं पर इस प्रकार से ऐसे होगा, है ना, तभी यहाँ पर क्या पड़ रहा है, ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, ऐसे होगा। ये कौन सा महीना है? जून या जुलाई, है ना, जून जुलाई के आसपास, मई जून का महीना मान के चलो। तो हमको एक डेट यहाँ पर ध्यान में रखना है, 21 जून का। कौन सा? 21 जून का, ये डेट को याद रखना है, ठीक है। 21 जून में हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे, हाँ, क्या होता है, बड़ा दिन होता है ना, बड़ा दिन, और रात क्या होता है उस दिन, छोटी रात है, ऐसे बोलेंगे। ये 21 जून का है। दूसरा चीज यहाँ पर फिर से बनाएंगे, मान कर चलो अब इस प्रकार से सूर्य, इसको नीचे बनाओ, सूर्य अगर कहां पर है, ये मकर रेखा में ऐसे, है ना, ये ऐसे। तो इसमें भी एक डेट याद रखना है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। ये 22 दिसंबर के दिन को याद रखेंगे कि इस दिन क्या होता है, अब सूर्य यहाँ पर है तो हमारे भारत में क्या हो जाएगा, रात लंबी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, रात लंबी हो जाएगी। क्या हुआ, कंफ्यूज? यहाँ पर मैं क्या बताया कि भारत में क्या होगा, दिन दिन बड़ा रहेगा, इसकी वजह से हमारे भारत में क्या हो जाएगा, है ना, हाँ, हाँ, मतलब इसकी वजह से रात तो छोटी होगी, ठीक है, इसके वजह से हमारे भारत में रात, ठीक है, दिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दिन बड़ा होगा, लेकिन हमारे भारत में क्या, रात, सॉरी, भारत में, ठीक है, भारत में ये हो रहा है, 22 दिसंबर को क्या हो रहा है कि जो रात है वो सबसे लंबी है, और 21 जून को दिन बड़ा है। अब दो डेट और आएगा, एक 23 सितंबर आता है, और एक और क्या आता है, एक तो 23 सितंबर है और 21 मार्च है, ठीक है, क्या क्या है, एक तो मतलब एक है 23 सितंबर, और एक क्या है, 21 मार्च। इस दिन दिन और रात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलो, तो इस प्रकार से ये होता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, ये जो जून का महीना है, जिस समय क्या है, सूर्य इस प्रकार से कर्क रेखा पर लंबवत है, इस वजह से जो वायु दाब है, जो पहले टेम्परेचर को देखो, यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, ताप क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा इसमें, कर्क रेखा में अगर सूर्य कुछ ऐसा इस स्थिति में है तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा ना। टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा वहां का, हाँ बताओ, प्रेशर यहाँ का जो वायु दाब है वो कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ, कम होगा कि ज्यादा होगा, और क्यों होगा? कम होगा, है ना। क्यों होता है ऐसा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ना। इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी। जब हवा गर्म होता है तो क्या होता है, ऊपर उठता है ना, हिमांचल इस प्रकार से हवा है, सूर्य की वजह से जब गर्म हो जाएगा ऐसा, ऐसे ये वाला, ये जब गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या होगा, ऐसे ऊपर उठेगा ना, भाप जैसे ऊपर उठता है ना गर्म होकर के, वैसे ऊपर उठेगा। तो वहां का जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। वायु का जो घनत्व है वहां पर, जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। और कम होगा, ऊपर उठा ना हवा, हवा जब ऊपर उठा तो वहां का डेंसिटी क्या हुआ, कम हुआ। इस वजह से वहां पर जो दबाव है क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, बताओ ये समझ में आएगा नहीं? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, साइंस में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पे हो ये रहा है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल इतना याद रखना है ना। तो जब यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर जोन जब बनेगा, ये ऐसे, वहां पर जब कम वायु दाब बनेगा तो इधर का जो, अभी ये दोनों को भूल जाओ ना, नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ इसको ध्यान में रखना। तो अगर यहाँ पर क्या है, कम वायु दाब बन रहा है ना, लो प्रेशर जोन अगर यहाँ पर बन रहा है, तो इधर जो हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं उधर जाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। इधर की हवाएं इधर आने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो उधर से तो आने वाली जो हवाएं हैं वो तो हिमालय ब्लॉक कर देगा, है ना। हिमालय की वजह से ऊपर से नीचे आने वाली जो हवाएं उसको हम नहीं देखेंगे, है ना। उसको भी उसके पीछे बताऊंगा, ठीक है, कैसे उसको पछुआ पवन बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं उसको, है ना। आगे उसको हम बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि इधर से जो हवाएं हैं, इधर की जो हवाएं हैं वो उधर चलेंगी, मतलब इधर जो पवने हैं, जो विंड है, तो विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर रहेगा, है ना। विंड किधर जाने की कोशिश करेगा, इस प्रकार से ऊपर की ओर जाने का कोशिश करेगा। ठीक, समझ में आया? तो हम लोग सिर्फ यही वाला स्थिति अभी ध्यान में आपको रखना है। जून के बाद, जून जुलाई के बाद आप देखेंगे, मतलब जून से क्या हो जाता है, मानसून स्टार्ट हो जाता है ना। तो हमको जब मानसून पढ़ना है, छत्तीसगढ़ में मानसून पढ़ना है, तो हमको वही देखना पड़ेगा कि जून वाला जो महीना है ना, 21 जून हम लोगों ने जो देखा है, इस समय इस प्रकार से सूर्य ऐसा रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर जोन बनेगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, है ना, प्रेशर क्या हो जा रहा है, लो हो रहा है। लो प्रेशर जोन बना तो इधर से जो विंड है, विंड का डायरेक्शन ऊपर की ओर इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विंड का डायरेक्शन है कुछ ऐसे इधर होता है। अब यहाँ पर एक फेरल एक वैज्ञानिक है जिसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई विंड है, वो अगर उत्तरी गोलार्ध में है, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई विंड अगर चलती है तो हमेशा वो अपने राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। पृथ्वी गोल गोल घूम रहे हैं ना, पृथ्वी के गोल गोल घूमने की वजह से जो विंड का डायरेक्शन है वो भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। विंड का डायरेक्शन क्या है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो जो फेरल है वो यही बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध है, मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई विंड अगर चलती है तो वो क्या होता है, अपने राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक,
इसी प्रकार से अगर सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में कोई अगर पवने हैं, कोई अगर विंड है, तो वो हमेशा अपने लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि सिंपल उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। जैसे मानकर चलो यहाँ पर एक मैं विंड मेरे को बनाना है, मैं इस प्रकार से एक तो विंड इस प्रकार से बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लो प्रेशर जोन है, सूर्य हमेशा लगभग इस वाले रीजन में इस प्रकार से रहता है, हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेशर लो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। इसी के आसपास लो प्रेशर जोन है, थोड़ा ऊपर कभी नीचे, थोड़ा ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से होगा, है ना, लो प्रेशर जोन। विंड में अगर इस प्रकार से इधर से ऐसे बना रहा हूँ, जो पवन है इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर में इस प्रकार से ला रहा हूँ, इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए हाई प्रेशर जोन से विंड का डायरेक्शन इस प्रकार से ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो फेरल है उसके आधार पर क्या बोला जा रहा है कि विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, विंड का डायरेक्शन क्या है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है, अपने राइट डायरेक्शन में, है ना। वो आ रहा था किधर से, इस प्रकार से इधर जा रहा है, उसका राइट डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा, है ना। ये इधर से आ रहा था, इसका राइट डायरेक्शन क्या होगा, ये रहेगा। होगा कि नहीं होगा। अगर इसी विंडो को अगर मैं ऐसा बना दूं, मान चलो इस प्रकार से मेरे को ऐसा बना है, इसका राइट डायरेक्शन क्या होगा, इधर रहेगा, है ना। लेकिन हमको ये सबसे तो कोई काम नहीं, इसको वेस्टर्लीज बोल देते हैं ना, पछुआ पवन बोल देते हैं, और इसको ट्रेड विंड बोलते हैं। यहाँ पर जब देखेंगे ना, ये जो विंड में बनाया हूं ना, इसको और इसको यहाँ पर जो चलेगा उसको ट्रेड विंड बोलते हैं, है ना, व्यापारिक पवन बोल देते हैं। किसी को पता है व्यापारिक पवन क्यों बोलते हैं? बताओ जी, ऑनलाइन वाले किसी को पता है? यहाँ पर जो मैं विंड में बना रहा हूँ, यहाँ पर मान चलो ऐसे ही बना है, इसको मैं नीचे इस प्रकार से बना दूंगा, है ना। फिलहाल अभी नीचे नहीं बनाना है क्योंकि सूर्य को मैं यहाँ पर रखा हूँ, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से जो विंड है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो मैं ये जो विंड जो पवन मैं बना रहा हूँ, इसको ट्रेड विंड बोलते हैं, व्यापारिक पवन बोलते हैं। व्यापारिक ऐसा क्यों होता है, क्यों बोलते हैं इसको? पुराने जमाने में लोग व्यापार करने के लिए समुद्री यात्रा से जाते थे और हवा का सहारा लेते थे। ऐसा पहले तो कोई इंजन वगैरह था नहीं, अभी जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल वगैरह से इंजन जो होता है। हॉट लैटिट्यूड इसको नहीं, हॉट लैटिट्यूड आपका ये वाला है, उपोष्ण कटिबंधी वाला जो क्षेत्र अपन देखे ना, उपोष्ण कटिबंधी सब ट्रॉपिकल जोन देखे ना, उसी को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर लगाए होंगे इंडियन ज्योग्राफी में तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोल देते हैं। इसके बाद अगर मैं इधर अगर ऐसे पवन अगर मैं बनाऊंगा ना, इसके पीछे पीछे भागने वाली पवने को, मतलब इस प्रकार से इसको इसको बोल देते हैं पछुआ पवन, पछुआ पवन या फिर वेस्टर्लीज। एक मिनट, हाँ, ये वेस्टर्लीज है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या बताया, ट्रेड विंड। और यहाँ पर फिर से एक ऐसे हम लोग को विंड देखने को मिलता है, ऐसे इसको ध्रुवी पवन बोलते हैं, है ना, इसको पोलर विंड बोलेंगे। इस प्रकार से, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, एक कभी कभी भी मतलब कभी कभी पूछ देता है इसको। जैसे कि अभी वो बोली ना, हॉट लैटिट्यूड किसको कहते हैं, है ना। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार एक व्यापम में कोई कोई एग्जाम में आया हुआ था वो,
हॉर्स लैटिट्यूड मतलब कि सब ट्रॉपिकल जो जोन है ना उसे क्या बोल देते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोल देते हैं। और क्यों कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ये भी बताओ। हाँ, वहां पे डुबा देते थे। पहले जो व्यापारी होते थे, व्यापार करने जब जाते थे नाव में बहुत सारे घोड़े को बिठा करके ले जाते थे, घोड़े का व्यापार होता था, है ना, एक देश से दूसरे देश के लिए। तो अगर कभी जा करके इस वाले जोन में फंस गए, इधर जहां पे मैं आप लोगों को सब ट्रॉपिकल जोन बताया ना, वहां अगर चले गए तो वहां पे होता ये है, आप ध्यान से देखोगे तो इधर से हवाएं उधर चल रही हैं ऊपर साइड, इधर से हवाएं नीचे साइड चल रही हैं। ट्रेड विंड और वेस्टर्लिस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, बीच में कोई जाकर फंस गया तो कहाँ जाएगा वो, बीच में ही रह जाएगा। तो वहां पे नाव को निकालना बहुत मुश्किल होता था, वहां से फिर उनको अपने डायरेक्शन में जाने, अपने जगह जाने में बहुत दिक्कत हो जाता था, यहाँ जाके फंस जाते थे। तो नाविक क्या करते थे, अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों को वहां पे छोड़ देते मतलब कि डुबा देते थे, समुद्र में गिरा देते थे नाव को हल्का करने के लिए, है ना, ऐसा टाइप का होता है। इसीलिए उसको हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है, अश्व अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड मतलब कि अश्व अक्षांश बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन को। ठीक अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है ना, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी कॉन्सेप्ट है ना, सबको सबको एक बार समेटने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में समरीज का अपन देखेंगे होता क्या है। छत्तीसगढ़ में बताना आपको, छत्तीसगढ़ का मानसून ज्यादा कुछ नहीं है, 2 लाइन में खत्म हो जाता है। वो जो बताया ना अभी 10% इधर से, 90% इधर से, 129 सेंटीमीटर की वर्षा, सबसे अधिक वर्षा आपके अबूझमाड़ की पहाड़ी में, सबसे कम वर्षा कहाँ, कंवरधा मैकल क्षेत्र में। हाँ, इतने में खत्म छत्तीसगढ़ का मानसून, है ना, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन ये सबको नहीं जाने रहोगा तो फिर उसमें कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिए तो यहाँ तक समझ में। तो फेरल एक जो वैज्ञानिक है, फेरल का नियम क्या कहता है, अगर कोई विंड है, अगर वो नॉर्थ मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर में अगर है तो हमेशा अपने राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है। और अगर वही अगर इसमें है तो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक, ऐसा टाइप का है ये। क्या कौन बोलता है, ये फेरल बोलता है। इसी वजह से ये हम लोग देख रहे हैं, ये पश्चिम पवन इधर ऐसे जा रहा है, क्योंकि मानकर चलो इसको अगर मैं नीचे साइड अगर ला रहा हूँ, ऐसे नीचे लाऊंगा मतलब लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, अपने राइट में मुड़ जाएगा। इसको अगर मैं इधर ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में मुड़ जाएगा, क्योंकि इसको लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होना है। इसको अगर मैं देखूँ तो नीचे आना है, तो इस मतलब ये राइट डायरेक्शन अपना डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इस प्रकार से ये होता है पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होता है, ऐसा ये होता है। ठीक, चलो अब एक पॉइंट और इसमें लिख लो, देखो ये क्या है, लो प्रेशर जोन है ना। हमेशा क्या होता है, पूरे वर्ष भर अगर देखा जाए तो सूर्य इसी के पास ऐसे ऐसे मंडराता रहेगा, है ना। जून जुलाई में ऊपर रहेगा, दिसंबर जनवरी के आसपास क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा, है ना। और मई और सितंबर के आसपास, सॉरी क्या, मार्च और सितंबर के आसपास क्या रहेगा, बीच में रहेगा, ऐसा कुछ है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से मंडरा रहा है सूर्य। तो ये वाला जो जोन है वो हमेशा एक लो प्रेशर जोन यहाँ पर रहता है। इस लो प्रेशर जोन को, लो प्रेशर जोन जो बना है, एक बेल्ट ऐसा बन रहा है कि नहीं, एक ऐसा लग रहा है कि कोई एक बेल्ट इस प्रकार से पृथ्वी को घेर कर रखा है जहां पर लो प्रेशर जोन है। इसी बेल्ट को आई टी सीजेड बोल देते हैं, पता है आप लोगों को। इंटरनेशनल नहीं है, बताओ जी क्या होगा, इंडिया में भी नहीं है। ऑनलाइन वाले बताओ क्या है आई टी सीजेड का फुल फॉर्म। हाँ ठीक, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल, हाँ, हिंदी में इसको अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। फिलहाल इंग्लिश में ही याद रखना इसको। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये कहलाता है, अंत उष्णकटिबंधीय
अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, बोल देता हूं मैं, ITCZ क्या है अगर कभी आता है तो। भूमध्य रेखा के पास कम वायुदाब की एक बेल्ट है जहां व्यापारिक पौने आकर मिलती हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलो। हाँ, लो प्रेशर जोन। हाँ चलो इंग्लिश वाले लिखो, तो एक बार हिंदी में फिर से बोल रहा हूँ, उसको लिखो। भूमध्य रेखा के पास कम वायुदाब की एक बेल्ट है जहां व्यापारिक पौने आकर के मिलती हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, जहां पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आकर के कन्वर्ज होती हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना काफी है जहां पर व्यापारिक पौने आकर के मिलती हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे, द लो प्रेशर जोन नियर इक्वेटर अराउंड विच नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज, around which northeast trade wind and southeast trade wind converge। जहां पर क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इधर जो ट्रेड विंड है, इधर जो व्यापारिक पौने हैं, या सिंपल ये लिख सकते हैं व्यापारिक पौने जहां पर कन्वर्ज होती है, जहां पर ट्रेड विंड जाकर कन्वर्ज होती है ना, नॉर्थ ईस्ट ये सब नहीं लिखना चाहे तो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन का ये ट्रेड विंड है, ये है ना, ये नॉर्थ, और ये क्या है, सॉरी ऐसा नहीं, इधर ये साउथ और इधर क्या है, ईस्ट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट को पकड़ना है, आपको पीछे को पकड़ना है। तो इधर क्या है, ये ईस्ट है और ये क्या है, साउथ है। तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इसको अगर इस प्रकार से पकड़ेंगे तो इधर से क्या होगा, नॉर्थ होगा, और इधर क्या है, ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जाकर के कन्वर्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ITCZ जोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से दोनों साइड से आने वाली जो व्यापारिक पौने हैं, जो ट्रेड विंड है, वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ITCZ है। ITCZ भूमध्य रेखा के आसपास है, इक्वेटर के आसपास है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी ITCZ हो सकता है कि थोड़ा ऊपर चला जाए, यहाँ पर चला जाएगा, कब चला जाएगा, मई जून के महीना रहेगा, है ना, जून जुलाई के आसपास का महीना रहेगा, जिसमें गर्मी ज्यादा रहता है हमारे भारत में। इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा। दिसंबर जनवरी के महीने में क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, इस प्रकार से हल्का फुल्का क्या होता रहता है वो, हाँ ऊपर नीचे इस प्रकार से होता रहता है ना। चलो ये ITCZ हो गया, फेरल का नियम वगैरह हो गया। अब देखो इसी में अभी मानकर चलो ITCZ जो है वो कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। ठीक, कहाँ है, कर्क रेखा में, है ना। कर्क रेखा में इस प्रकार से ITCZ लाइन बन रहा है। तो जब ऐसा बनेगा मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, ज्यादा है, ऐसा कुछ होगा। तो जो व्यापारिक पौने हैं, इधर से एक, ये जो व्यापारिक पौने इस प्रकार से चलेंगे, और उधर से तो हमको कोई काम नहीं, क्योंकि वो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, तो ऊपर वाले छोड़ तो इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको देखना क्या है, ये ट्रेड विंड को हमको कहाँ तक ले जाना है, क्या इक्वेटर के पास ला के छोड़ दूं, या और आगे लेकर जाऊं जहां पर ITCZ है। ITCZ के पास पूरा ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि लो प्रेशर जोन वहीं पर है। तो इस व्यापारिक पौने को पूरा वहां पर जाना पड़ेगा। जब ये व्यापारिक पौने इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, इक्वेटर को पार कर जाएंगे, इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, कहाँ रहेगा बताओ। इसका डायरेक्शन मैं ऐसा ही बनाऊं या फिर ऐसा बना दूं, ठीक, ऐसा क्यों हुआ, हाँ?
ठीक है, अगर ये उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई विंड है तो हमेशा अपने राइट साइड, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, ये है। तो हमको इसको कैसे बनाना पड़ेगा, ये जो भी विंड है ये इसका डायरेक्शन इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कह सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, अगर पूछा जाए तो ये साउथ है और वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट से आने वाली जो ट्रेड विंड है वही हमारे भारत में अब मानसून को लेकर के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारे भारत में जो मानसून हम देखते हैं तो किसके वजह से है, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अब साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आया, क्यों आया, क्या होता है आईटीसीजेड लाइन, क्या होता है ट्रेड विंड, है ना, ये सब समझ में आ गया, क्या होता है ट्रॉपिकल जोन, क्या होता है सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक, चलो अब हमारे भारत में आने के बाद उसका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पहुंचता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है ये जो आईटीसीजेड में लिखाया हूं ना, ऐसा ही कुछ एक आईटीएसजेड होता है, एसजेड। अब बताओ आईटीएसजेड क्या है। हाँ, हाँ कहाँ का, नहीं वो नहीं है, सेपरेशन जोन नहीं, एस का मतलब आप सेपरेशन जोन ऐसे बोल रही हैं क्या, नहीं, नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग हिमालय पर्वत पढ़ेंगे, हिमालय पढ़े हैं क्या, पढ़ चुके हैं, हिमालय पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर आप लोगों ने ट्रांस हिमालय देखा होगा। ठीक है, इधर ट्रांस हिमालय है, फिर यहाँ पर तीन हिमालय हम लोग देखते हैं, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है और शिवालिक रेंज है, इस प्रकार से। तो मान कर चलो यहाँ पर इस प्रकार से पहला जो मैं बनाया इस प्रकार से, ये है ग्रेटर हिमालय, फिर यहाँ पर ये बना लेसर हिमालय, फिर यहाँ पर ये बनेगा क्या, शिवालिक रेंज, इस प्रकार से। उसके बाद आप लोगों ने जो लेसर हिमालय है उसको तीन चार भागों में अलग से और बांटते हैं, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, है ना, महाभारत रेंज, इस प्रकार से तीन चार भाग में और बढ़ जाता है। वैसे ट्रांस हिमालय आपको तीन चार भाग में बढ़ता है ना, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, एक और क्या है, कैलाश रेंज, इस प्रकार चार भागों में वो बढ़ता है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये ट्रांस हिमालय, नीचे यहाँ पर ये ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज, इनको अलग करने वाली एक लाइन यहाँ पर बनता है। मतलब आप ये कह सकते हैं इधर जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, तिब्बत के पठार और ये जो हिमालय है, इसको अलग करने के लिए एक इस प्रकार से यहाँ पर एक लाइन बनता है, और वो लाइन जो बनता है वो दो नदियों के माध्यम से बनता है ना, दो नदियों के माध्यम से। इसमें एक नदी है सांगपो, एक नदी सांगपो, और इधर एक इंडस, है ना, एक सिंधु नदी है और दूसरा क्या है सांगपो, मतलब जिसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं तिब्बत में, हाँ सॉरी ब्रह्मपुत्र, सॉरी छत्तीस, सॉरी भारत में क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांग। तो तिब्बत में सांगपो कहला, चीन में सांगपो कहला रहा है, ऐसा है, दो नदी है। यहाँ पे जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में ही, मतलब कैलाश पर्वत से निकलती है दोनों नदियां, है ना, ट्रांस हिमालय का जो कैलाश पर्वत वाला हिस्सा हिस्सा भाग है वहां से निकलती है। तो ये दोनों नदी यहाँ पर एक ऐसा जोन का निर्माण करते हैं जो कि तिब्बत को हिमालय से अलग करने का काम कर रही है ना। इन्हीं दोनों के नाम से एक जोन बना है, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, क्या है, इंडस सांगपो
टी से क्या रहेगा, सांको है ना, टी साइलेंट रहता है लेकिन, है ना, ये सांको कहलाता है, इंडस सांको सचर जोन, सचर जोन है ना, ऐसा सचर जोन, इंडस सांको सचर जोन। ठीक, तो वो हाँ, हाँ, हिमालय और तिब्बत को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, या फिर जोन को क्या बोलते हैं, इंडस सांको सचर जोन बोलते हैं। चलो अब ये पॉइंट निकल गया, तो आपको मैं एक दो पॉइंट और लिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो जोन है इसको मैं क्या बताया अभी, IT SZ है ना, इंडस सांको सचर जोन। ठीक, अब देखो ये वाला क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। ठीक, ITCZ कहलाता है और वो ITSZ कहलाया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जहां पर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करने वाली एक और जोन बनेगा, इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कहाँ पे है, क्या है, ऐसे टाइप से। यहाँ पर जो लेसर हिमालय और जो क्या है, शिवालिक रेंज है ना, लेसर हिमालय और क्या, शिवालिक रेंज, क्या मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, थ्रस्ट थ्रस्ट ऐसे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाता है, MCT। और इसी प्रकार से यहाँ पर मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। देखो आप लोग मानसून से कहा हिमालय में पहुंच गए, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और इधर मैदान और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये कहलाता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है ना, जो कि मैदान और शिवालिक रेंज के बीच में है। नीचे आ जाओगे तो मैदान मिल जाएगा, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदानी क्षेत्र है वो है गंगा का मैदान। ठीक है, चलो हो गया ना, मिटाऊं, ये सब कभी और डिस्कस करेंगे, बोल दो इसको अभी फिलहाल छोड़ो। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था, साउथ वेस्ट जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे भारत में इस प्रकार से पहुंच रहा है। और कैसे पहुंचा यहाँ तक आप लोग देख लिए, है ना। अब भारत में पहुंचने के बाद क्या होता है उसको देखते हैं। ये कौन सा माउंटेन रेंज है बताओ, क्या है, अरावली है। ठीक है, ये क्या है, अरावली है। ये क्या है, विंध्यन है। ठीक है, और ये क्या है, सतपुड़ा है। ऐसे, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, ये हमारे भारत में इस प्रकार से यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद ये जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, उससे टकरा जाएगा,
ऐसे टकराएगा ना, और टकराने के बाद यहाँ पर क्या करा देगा ये, बारिश, है ना। यहाँ पर क्या होगी, वर्षा होगी कि नहीं होगी, ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहले जो मानसून का आगमन है वो ये केरल वाले क्षेत्र में है। इससे भी पहले अगर चाहें तो कह सकते हो कि क्या, अंडमान और निकोबार वाला क्षेत्र है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे है। आप लोगों को पता होगा कि लगभग कितना बताया था मैं, 6 डिग्री, 6 डिग्री मतलब 6 और 45 मिनट है जहां तक, है ना। 6 डिग्री 45 मिनट की जो अक्षांश रेखा है, वहां अंडमान और निकोबार का जो साउथ वाला पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं, है ना। और ये वाला पॉइंट को कितना बोलते हैं, 8 डिग्री और 4 मिनट, है। तो ऐसा कुछ है, ये वाला कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है। तो सबसे नीचे अगर देखोगे तो अंडमान और निकोबार है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार में क्या हो जाएगा, सबसे पहले मानसून पहुंच जाएगा। उसके बाद कहाँ पहुंच रहे हैं, केरल में, है ना। केरल में, तो केरल का तटीय क्षेत्र में सबसे पहले क्या होगा, बारिश होगा। और ये वेस्टर्न घाट होने की वजह से जब मानसून से टकराएगा तो बहुत भयंकर बारिश होगा, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगा, है ना। ज्यादा बारिश होता है, लेकिन वो जो चेरापूंजी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ना, चेरापूंजी और मासिन राम मेघालय का, तो वहां से थोड़ा कम होता है। वहां बारिश होने का कारण कुछ और ही है। वहां का कुछ पहाड़ियां, गारो खास से जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं उसका कुछ आकृति ऐसा बना हुआ है कि कीप नुमा है ना। फनल जो होता है ना, कीप, मिट्टी तेल डालने वाला, तो वैसा कुछ आकृति है। तो वहां पर जब मानसून जाता है तो फंस जाता है और बहुत ज्यादा बारिश करा देता है। तो वहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर देखें भारत में तो सबसे अधिक बारिश में एक तो वो हो गया, और दूसरा यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, केरल वाले क्षेत्र, है ना। वेस्टर्न घाट होने की वजह से सबसे पहले मानसून यहाँ पहुंचता है, इस वजह से ऐसा हुआ। अब ये दो भाग में बढ़ गया, एक भाग इसका इधर चला जाएगा और इसका ये वाला भाग इस प्रकार टकराते हुए ऊपर इस प्रकार से बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, और जैसे इसको यहाँ पर गैप मिलेगा ये अंदर घुस जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा, और बाकी बचा कुछ मानसून इधर आगे निकल जाएगा। अरावली के क्या सीधे सीधे पैरेलल पैरेलल में आगे बढ़ जाएगा। ये वाला जो ब्रांच है ना, ये बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, ये कुछ इस प्रकार से इधर बढ़ेगा आगे, और यहाँ से इसको जैसे जैसे बीच बीच में जहाँ गैप मिलेगा वहां ये अंदर घुस घुस करके इस प्रकार से हमारे भारत में क्या करा देगा, बारिश कराएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ये वाले जो क्षेत्र है इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, स्थल वाला भाग का क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है यहाँ का जो वायु का घनत्व है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इधर से हमारे इस प्रकार से अंदर घुस घुस के क्या होते जाएगा, बारिश कराते जाएगा। तो इस वजह से हमारे छत्तीसगढ़ में जो अगर आपसे पूछा जाएगा बारिश किसकी वजह से होता है, तो हम क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है उससे कितना प्रतिशत, 90%, ऐसे ये होगा। और इसकी वजह से इधर से मात्र 10%, ऐसे ये होगा। अब ये जो इधर से जो ये वाला जो ब्रांच है, अरब सागर वाला जो ब्रांच है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मैकल पर्वत है, ऐसा यह क्या है, मैकल पर्वत। तो मैकल पर्वत से जब टकराएगा तो मैकल पर्वत को आगे पार नहीं कर पाता है, मैकल पर्वत से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो कबीर धाम वाला क्षेत्र है, कवर्धा, है ना, कवर्धा जिला यहीं पर है ना, ये वाला, तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पर अगर देखें छत्तीसगढ़ में बहुत कम बारिश अगर पूछा जाएगा, कम वर्षा सबसे कहाँ होती है, कवर्धा में, ठीक, ऐसा हुआ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैकल पर्वत है, मैकल पर्वत अगर नहीं रहता तो ऐसा कुछ जो देखने को हमको मिल रहा है ना वैसा कुछ नहीं रहता। 10% इधर से जो मानसून हमको मिल रहा है ना उससे ज्यादा कहीं मानसून से बारिश हमारे छत्तीसगढ़ में होता, लेकिन मैकल पर्वत होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ। और यहाँ पर होता क्या है कि ये और थोड़ा सा नीचे इस प्रकार से ये टकराते हुए, मैकल पर्वत से टकराते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये वाले क्षेत्र में अबुझमाड़ है, क्या है, अबुझमाड़ हमारे छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला है ना, नारायणपुर जिला में क्या है, अबुझमाड़ है, अबुझमाड़ की पहाड़ी है। इस अबुझमाड़ की पहाड़ी में आप ध्यान से देखेंगे तो ये अरब सागरी वाली शाखा से भी मानसून यहाँ पहुंच करके बारिश करा दी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से भी मानसून यहाँ पर पहुंच के बारिश करा दी। दोनों साइड से जब मानसून पहुंच पहुंच करके एक साथ वहां पर मिल करके बारिश जब कराती हैं, इसी वजह से अबुझमाड़ की पहाड़ी में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो क्या बोलेंगे, अबुझमाड़ की पहाड़ी में होती है, ठीक है। और सबसे कम
कमरधाम, ठीक है ना। अबुझमाड़ की पहाड़ी में कितना होता है, 187 सेंटीमीटर है क्या? देखते हैं, रुको, मैं आप लोगों को उसमें लिखवाया था, उसमें लिखवाया था, फिजिकल डिवीजन बताया था ना, उसमें लिखवाया था, देखो कितने लिखवाया हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास पता नहीं लिखा है, 187 ना, ठीक है। अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है, इस अबुझमाड़ की पहाड़ी में 187 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पर 187 सेंटीमीटर, ठीक, कहाँ पे? अबुझमाड़ की पहाड़ी में, ऐसा कुछ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबुझमाड़ की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा बोलेंगे ऐसे। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे देखें, हाँ ठीक, और सबसे कम वर्षा कहाँ पे, कमरधाम में, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखेंगे, मिनिमम रेनफॉल और मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, इसको समझ में आ गया। और यहीं पर अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में एवरेज रेनफॉल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हाँ, औसत, औसत वार्षिक जो वर्षा है हमारे छत्तीसगढ़ में अधिक कहाँ पे होता है, जसपुर सामरी पाठ, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई पॉइंट पर हम रेनफॉल को देख रहे हैं, एक पहाड़ी है, छोटा सा क्षेत्र है जहां पर वर्षा हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे हो रहा है, एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है ना, वहाँ बड़ा क्षेत्र है, मतलब क्या करेंगे, वहां पर एवरेज निकालेंगे ना, बड़ा क्षेत्र मतलब कहीं पर हो सकता है थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कहीं और ज्यादा होगा, इस प्रकार से रहेगा। तो अगर बड़े क्षेत्र को इस प्रकार से अगर देखा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का जो फिजिकल डिवीजन हम लोग देखे थे ना, तो उसमें ये जो क्या सामरी पाट वाला जो क्षेत्र है, जसपुर सामरी पाट वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या हो जाता है, ज्यादा बारिश होता है। एवरेज अगर हम बारिश को देखें तो क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन पर्टिकुलर कोई पॉइंट को अगर बोला जाएगा तो उस कंडीशन में किसको लेंगे, अबुझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जसपुर सामरी पाट, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा, एवरेज रेनफॉल क्या होता है वहां पर, ज्यादा होता है। ठीक है, लिख लिए, मैक्सिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल लिख सकते हैं, या फिर औसत वर्षा ही लिख सकते हैं। औसत वार्षिक वर्षा क्या होता है, जसपुर सामरी पाट में ज्यादा होता है। कितना लिखवा था देखो, 172 सेंटीमीटर, ये ऐसे। लेकिन अगर देखोगे एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट को पूछा जाएगा कहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है, तो क्या लेना है, अबुझमाड़ लेना है, ठीक है। और सबसे कम बारिश कहाँ बताया हूँ, कमरधाम है। मिनिमम रेनफॉल पूछाएगा तो ये है सबसे कम,
कंवर था। हो गया। भारत में सबसे अधिक वर्षा, चेरापूंजी की मौसिन राम। भारत में सबसे अधिक वर्षा, पहले चेरापूंजी था, अब उसको मौसिन राम लेते हैं, है ना। पहले पुस्तकों में देखेंगे पुराने वाले तो क्या लिखा था वो, चेरापूंजी लिखा था, लेकिन अभी ऐसा माना जाता है कि थोड़ा शिफ्ट हो चुका है और वो मौसिन राम में चला गया, मतलब मौसिन राम में अभी अधिक वर्षा होता है ना। मेघालय का है, मेघालय क्या है, मौसिन राम। चेरापूंजी और मौसिन राम आसपास में ही है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछा जाएगा तो मेघालय का मौसिन राम। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? राजस्थान का कौन सा वाला क्षेत्र है? अब देखो भारत में दो जगह है ना, एक तो लेह को भी कह सकते हो, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहां पर भी क्या होती है, बहुत कम वर्षा होती है। बहुत सारे बुक में आपको वो मिलेगा। अभी एक व्यापम को एक एग्जाम हुआ था जिसमें उसको पता नहीं आंसर क्या ले रहे हैं तो, लेकिन उसके ऑप्शन के आधार पर ये पता चल रहा था कि सबसे कम वर्षा राजस्थान वाले क्षेत्र में, ये जो जैसलमेर या फिर ब्रियावली वाला क्षेत्र है, शायद वो वाला क्षेत्र है, देखना पड़ेगा क्या है। तो अगर सबसे कम वर्षा पूछाएगा तो एक तो याद रखेंगे लेह को, और दूसरा राजस्थान का एक कोई क्षेत्र है उसको आप लोग देखेंगे, है ना, या फिर सर से पूछ लेंगे कौन सा वाला क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। तो अभी ये जो हम लोग देखे हैं मानसून कैसे हमारे भारत में पहुंच रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट, तापी सिद्धांत बोलते हैं, है ना। ताप इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग देखें ना, ऐसा ताप इधर बढ़ता है, प्रेशर कम हो जाता है, ये होता है वो होता है, ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापी सिद्धांत बोलते हैं ना। तापी सिद्धांत इसको कहा जाता है, थर्मल कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। और इसको देने वाला जो इंसान है उसका नाम है एडमंड हैली। थर्मल कॉन्सेप्ट किसने दिया था पूछाएगा, क्या बोलेंगे, एडमंड हैली ने दिया था। ये है तापी सिद्धांत को एडमंड हैली ने दिया था। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसको। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मानसून कब इंटर करता है, कब प्रवेश करता है भारत में मानसून? हाँ, जून में। तो 1 जून को लिखेंगे, है ना, 1 जून को जो मानसून है वो केरल के तट में प्रवेश कर जाता है। 1 जून को केरल के तट, ऐसे सिंपल एरो डाल के लिख लेंगे, 1 जून को केरल का तट। 10 से 15 जून को छत्तीसगढ़, है ना, 10 से 15 जून के बीच में क्या हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाता है। हो गया। जो मानसून शब्द है, मानसून जो वर्ड है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है ना। अरबी भाषा का एक वर्ड है मौसम। तो मानसून वर्ड कहां से लिया गया है तो क्या बोलेंगे, हाँ, अरबी भाषा का मौसम है, इससे लिया गया है। ये है, ये एक अरबी शब्द है। तो ये मौसम से क्या बना है, मानसून बना है। छत्तीसगढ़ में एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना लिखे हैं, औसत वार्षिक वर्षा? छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों को अभी क्या बताया हूँ, जसपुर सामरी पाठ में 187 तो आपको वो है, अब अबुझमाड़ की पहाड़ी का है। अबुझमाड़ की पहाड़ी का रेनफॉल कितना देखें, 187। जसपुर सामरी पाठ का औसत वर्षा कितना है, एवरेज 172। और पूरे छत्तीसगढ़ में एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा 129। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितना, 129। और पूरे भारत में औसत वार्षिक वर्षा
बताओ। नहीं 182 नहीं है, 125 सेंटीमीटर। है ना, भारत में औसत वार्षिक वर्षा एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है? 125। कहीं कहीं पे 115 से लेकर के 125 भी लिखा रहता है ना, तो देख लेंगे ऑप्शन के आधार पर आपको वहां पर सही आंसर लगाना रहेगा, है ना। लेकिन जनरली आपको 125 ज्यादातर देखने को मिलेगा, 125 से याद रखेंगे। ठीक है, ये जो केरल वाला क्षेत्र है और जो मौसिन मौसिन राम वाला क्षेत्र है, मेघालय वाला क्षेत्र है, वहां पर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, हालांकि उसको लिखना चाहे तो लिखें, वरना नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा क्या होती है वहां पर? वर्षा होती है। हम लोग कितना देख रहे हैं? 125 के आसपास देख रहे हैं, लेकिन वहां पर देखो जस्ट दुगुना, है ना, जस्ट दुगुना। वहां पर क्या हो जा रहा है? बारिश 250 से भी ज्यादा, ऐसा है। मौसिन राम और चेरापूंजी आगे तो मौसिन राम लेना है। ठीक है, नया डेटा के आधार पर मौसिन राम लिया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बताएं कितना सेंटीमीटर? 129 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना होता है। अगर मान के चलो 129 आपको नहीं दिया है, वहां पर अगर सेंटीमीटर में दे दिया है, सॉरी सेंटीमीटर बोलता हूँ, मिलीमीटर में दे दिया है, ठीक है, एमएम में दे दिया है, तो एवरेज आपको कितना लेना है? 1200 एमएम। ठीक है, कितना है? 1200। या फिर ये 1200 ना लेकर के इसको ऐसा भी लिखा जाता है ना, ये 1300 से लेकर के 1325, है ना। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसके आधार पर आपको 2-3 ठो डेटा मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। 1300 से लेकर 1325 एमएम की वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में होती है, या फिर लगभग 1200। ठीक है, ऐसा टाइप का, दोनों को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का मानसून किस प्रकार का है तो क्या बोलोगे? हाँ साउथ वेस्ट है, लेकिन वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ये सब में ट्रॉपिकल लेना है ना, क्या लेना है? ट्रॉपिकल लेना है। उष्णकटिबंधीय लेना है, ट्रॉपिकल लेना है। ठीक है, और एक लाइन और नीचे लिखो उसी में, छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है, मतलब कि जो क्लाइमेट अपन जो देख रहे थे, इसको कहा जाता है गर्म और आर्द्र, एरिड एंड ह्यूमिड। ठीक है, क्या है छत्तीसगढ़ का जो जलवायु, क्या कह सकते हैं? एरिड एंड ह्यूमिड। ठीक है, ये एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है, तो डायरेक्ट इसको आपको ऐसे याद रख लेना है। या फिर इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना, इसको हिंदी में ही याद रखना, इसको कहा जाता है शुष्क उपाद्र। ऐसा शुष्क उपाद्र ये लिखाता है, इसका मतलब वही है ना, शुष्क मतलब एरिड होता है, उपाद्र मतलब ह्यूमिड वगैरह, है ना। तो शुष्क उपाद्र कहीं कहीं पे लिखाता है, तो ये इस प्रकार से हम सबको ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है? कब, कौन सा जून? 10 से 15 जून। ठीक है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ना। अब एक लाइन और लिख लो, शीतकाल में, शीतकाल मतलब कि विंटर सीजन में छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वर्षा होती है।
शीतकाल मतलब विंटर सीजन में हमारे छत्तीसगढ़ में किसके वजह से होता है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है। ठीक, किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या चीज है? देखो, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और ना, उसके पहले कुछ लिखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हम लोग जो मानसून है, छत्तीसगढ़ में ये सीजन को है ना, मानसून नहीं बोलेंगे, सीजन को, ऋतु को, कितने प्रकार की ऋतु है? 3 छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और भारत में देखा जाता है 4 ऋतु बोल देते हैं, ठीक है। भारत में क्या कर देते हैं अपन इसको 4 प्रकार के ऋतु में बांट देते हैं। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में जैसे हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के ऋतु हमको देखने को मिलता है। एक तो हमको क्या मिला? ग्रीष्म ऋतु मिला, ठीक, वर्षा ऋतु और शीत, है ना। 3 प्रकार के ऋतु हम लोग देखते हैं। तो एक तो हम ग्रीष्म ग्रीष्म के बाद क्या आएगा? वर्षा। वर्षा के बाद क्या आएगा? ठीक है। तो समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन, है ना। इस प्रकार से है 3 प्रकार का। ये छत्तीसगढ़ में हम 3 प्रकार का ऋतु देखते हैं ना। सीजन जो हम अगर बोला जाए, ऋतु बोला जाए, या फिर सीजन बोला जाए, या फिर और क्या, मौसम बोला जाए, ठीक। ये सब क्या रहेगा? ऋतु है, ठीक है। ऋतु 3 प्रकार का है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में तो अपन देख लिया, ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आएगा? ये वर्षा आएगा, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून हम लोग पढ़े हैं। लेकिन जो शीतकाल है, शीतकाल में भी आप देखेंगे, विंटर सीजन में भी आप देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत बारिश होती है, कड़ाके की ठंड पड़ती रहती है ना। तो एक आध बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा घनघोर बादल छा जाना और अचानक से बारिश हो जाना और ओले भी गिर जाते हैं, बर्फबारी हो जाता है ना। ऐसा होता है बीच बीच में, देखना बहुत एकदम ऐसा लगता है कि अब कुछ प्रलय आने वाला है, ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है ना। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ से पढ़ाने आया था, मतलब क्लास लेने आया था पिछली बार। और जब वापस गया, सब क्लास लेने आया था, कुछ काम से आया था, वापस गया बिलासपुर जब पहुंचा, स्वेटर रखा नहीं था मैं, ऐसे लगा पता नहीं रूम तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसा सिचुएशन आ गया था। तो ये है, तो ये देखो हम लोग क्या समझे, ये साउथ वेस्ट मानसून हम लोग देख लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बताया, शीतकाल में किसके माध्यम से वर्षा होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या होता है? वर्षा होती है। अब पश्चिमी विक्षोभ होता क्या, देखो, एक तो पहले चीज याद रखेंगे कि ये जो पृथ्वी, हमारे जो पृथ्वी है, इसके लगभग 12 किलोमीटर के ऊंचे मतलब हाइट में, है ना, 12 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास एक जेट स्ट्रीम चलता है, जेट स्ट्रीम, है ना। जेट धाराएं इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम के नाम से इसको जाना जाता है। जेट फ्लो बोलो, जेट स्ट्रीम बोलो, जो भी बोलो, इस प्रकार से ये बहुत हाई स्पीड विंड होता है। हाई स्पीड विंड है जो कि पृथ्वी में इस प्रकार से गोल 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 घूमते रहता है ना, लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई में, ऐसा कुछ है। इसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो जेट स्ट्रीम क्या करता है, अपने साथ कभी अगर नमी उठा के ले आया, जैसे कि आप देखेंगे तो इधर ये मेडिटेरियन सी वगैरह है ना, मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है ना। यूरोप अमेरिका से उधर जब चले जाओगे तो बहुत सारे हमको सी वगैरह देखने को मिलता है। तो जो बीच बीच में जो महासागर है, सॉरी, जो महाद्वीप है, उनके बीच में कुछ कुछ हमको सी देखने को मिलता है, समुद्र देखने को मिलता है। तो वहां से नमी उठा लेता है कौन? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम नमी उठा लेगा और नमी को उठा के इधर इस प्रकार से वो लाएगा, और जब लाता है तो हमारा बीच में पड़ जाता है हिमालय। क्या आ जाता है?
हिमालय। ये हमारा भारत कुछ इस प्रकार से। तो बीच में क्या पड़ा? हिमालय। और जेट स्ट्रीम इस प्रकार से अपने साथ क्या ला रहा है? नमी ला रहा है। नमी उठा के इस प्रकार से ला रहा है, यही कहलाता है क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये आएगा और हिमालय से टकराएगा, ये हिमालय से टकराएगा और बारिश करा देगा। कहाँ कराएगा बारिश? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कुछ दिल्ली वाले क्षेत्र में क्या करा देगा? बारिश करा देगा। और कब करा रहा है ये? विंटर सीजन में, है ना, शीतकाल में वर्षा ये करा देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर दो भाग में बढ़ जाता है, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, है ना। इधर धीरे धीरे जाते तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय टकरा के जितना बारिश कराना करा दिया है। इसी का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में हल्का फुल्का देखने को मिलता है इस प्रकार से, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमारे छत्तीसगढ़ में बारिश होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है इस प्रकार से आप लोग देख लिए, कब होता है? विंटर सीजन में। नॉर्थ में ज्यादा होता है, ऐसा पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं कह सकते, नॉर्थ वाले क्षेत्र में ज्यादा होता है ना, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग और कुछ रायपुर संभाग वाले क्षेत्र में। बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में बहुत कम होती है इसकी वजह से, ठीक। आप लोग जब भारत में पढ़ेंगे ना, भारत में जब आप लोग मानसून पढ़ेंगे तो हमको ये देखने को मिलता है कि साउथ वेस्ट जो मानसून हम लोग पढ़े हैं, इस साउथ वेस्ट मानसून की वजह से 74% बारिश पूरे भारत में होती है। 3% जो बारिश है, मतलब जो वर्षा है, वो इसके वजह से, किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक। कितना प्रतिशत? 3%। 10% देखते हैं साइक्लोन की वजह से। इस प्रकार से बीच बीच में कभी साइक्लोन आता है ना, चक्रवात आता है ना, उसकी वजह से कितना प्रतिशत बारिश हो जाती है? 10%। कोस्टल एरिया में होगा। और बचा खुचा जो 13% है, वो हम लोग पढ़ते हैं ये लौटता हुआ मानसून। 13% रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं उसको, ठीक है, लौटता हुआ मानसून रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। एक जो सीजन इसमें भारत में जो होता है, इसमें यहाँ पर नहीं लिखा हूं, है ना, जिसको शरद ऋतु बोलते हैं, है ना, बाद में उसको देख लेंगे जो भी है। उस समय में इस प्रकार से ये लौटता हुआ मानसून, जो हम लोग ये साउथ वेस्ट मानसून देखे हैं ना, ये साउथ वेस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून के बाद भी कुछ बारिश होती है, लेकिन वो लौटते हुए मानसून की वजह से। इसके जस्ट बाद क्या आता है? लौटता हुआ मानसून आता है ना, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं इसको। हम ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कह सकते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से आने की वजह से क्या बोलते हैं इसको? लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। तो लौटते हुए मानसून से भी हमारे भारत में बारिश होती है, लेकिन ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। लौटता हुआ, लौटता हुआ मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून है। इसकी वजह से 13%। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से कितना प्रतिशत? 74%। और ये लौटता हुआ मानसून से मुख्य रूप से याद रखेंगे, ये कौन सा जगह है? तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लौटते हुए मानसून से, ठीक। इसी वजह से आप लोग देखेंगे तमिलनाडु में जो मिट्टी है, वो लेटराइट मिट्टी हमको देखने को मिलता है आसपास में, है ना। लेटराइट मिट्टी वहां पर है, केरल में भी लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी, मिट्टी पढ़ाया था कैसे बनता है? अधिक बारिश होने की वजह से, है ना, लीचिंग प्रोसेस से बनता है, अधिक बारिश हो जाता है तो मिट्टी वाले टॉपिक में अपन उसको और कवर कर लेंगे। बाकी ऐसा टाइप का ही है, 13, 10, 3। चलो, मानसून वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, देख लो इसमें कुछ और डाउट वगैरह होगा तो पूछ सकते हो। बताओ जी, ऑनलाइन वाले क्लियर हुआ? जी सर।
मेघालय का जो मौसिनराम है, वहां का जो आकृति है वो कीपनुमा है ना, फनल की आकृति का है ना। इसी वजह से वहां पर क्या होता है, सबसे अधिक बारिश होती है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, पूछा गया था ना, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, मासिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण क्या था, मतलब कारण क्या है। अब वहां पर ऑप्शन में क्या कहे, निम्न दाब दिया हुआ है, सदा भाप भरी हवाएं चलती है, वहां वर्षा अधिक होता है, ऐसा कुछ कुछ वहां पर दिया हुआ है, वर्ष भर वर्षा होती रहती है ऐसा टाइप का। और एक ऑप्शन यहाँ पर यह है कि यहाँ की पहाड़ियों की जो आकृति है वो फनल की आकृति की है, कीपनुमा है, और वही ऑप्शन उसको सही था, है ना। तो वहां की आकृति क्या है, फनल की आकृति है, कीपनुमा है, इस वजह से वहां पर क्या होता है, अधिक बारिश। अल नीनो और ला नीना सुने हैं, सुने हैं ना, जानते हैं क्या होता है ना। चलो इंडियन ज्योग्राफी में उसको आप लोग पढ़ेंगे कभी, है ना। अल नीना सॉरी अल नीनो ला नीना इस प्रकार से है, और एक सदन ऑसिलेशन उसी के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है ना। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या, या फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु प्रदेश कितना है, 15। अश्व अक्षांश कहाँ बताया हूँ, हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल जोन को, है ना। जो सब ट्रॉपिकल जोन छोटा सा बीच में बताया था ना, टेम्परेट जोन और किसके बीच में, ट्रॉपिकल, है ना। टेम्परेट ट्रॉपिकल के बीच में क्या सब ट्रॉपिकल था, तो उसे क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। चलो ठीक है, आज यही तो कंप्लीट करते हैं, बाकी सेकंड क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या टॉपिक हो चुका है, क्या पढ़ना था जिसमें, क्या हुआ था लास्ट क्लास में, क्या पढ़े हैं अपन, पांडुवंश है ना। अब सोमवंश उसके आगे रहेगा, सोमवंश है, सोमवंश के अलावा और क्या रहेगा, एक मैकल का सोमवंश आएगा, कांकेर का सोमवंश रहता है, और एक इधर अपना ये वाला उड़ीसा वाला सोमवंश रहेगा, 3 भाग में बढ़ जाता है सोमवंश। हाँ हाँ, नहीं छिंदक से पहले भी कुछ और है वहां पर, है ना। जैसे आपका एक तो बाण वंश, उसको देखना है ना। फिर आपका वो आ जाएगा, कलचुरी वंश आएगा, तो ये सब टॉपिक अपन नहीं देखे हैं, वो सब को भी देखना है। फिर बस्तर के छिंदक नागवंश वगैरह, हालांकि शेड्यूल वगैरह में छिंदक नागवंश लिखा गया है, लेकिन वो सब टॉपिक बचे, उसको देखेंगे। एक पॉइंट मतलब एक टॉपिक और आपका छूटा है, जितने भी जिले हैं उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, निर्माण का जो प्रोसेस है ना, उसको बताना है। तो हो सके तो चलो उसी को मैं भी बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ दिया जाता है कि कौन सा सन में कौन से जिले का निर्माण हुआ है ना। चलो उसको, हाँ अच्छा, जिला दर्शन भी अपन कर रहे थे, जिला दर्शन कभी करेंगे, ठीक है। जिला दर्शन चलेगा भी, धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, जाओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।